पेरियाल अलई सिंह को धर्मवीर ने लिखा है और ये मेरे गांव के बगल का है। और बैठे हैं यहाँ पर सत्यनारायण जी भी जानते हैं। धर्मवीर आता रहता है मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, और अभी JNU से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, वो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप PDF कर रहा है और इसकी लगभग 6 से 7 प्रति है। कई सारे उसमें करके कंप्लीट करके उसने 4 साल मेहनत करके पेरियाल अलई सिंह पर किताब लिखी है। तो एक तो बहुत अच्छा लगा कि कम से कम उसकी किताब को कोट किया गया, और जितने मूल निवासी लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनको इस किताब को पढ़ना चाहिए। आज हमारे इर्द गिर्द आप देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे हमें बचने की ज़रूरत है, और उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो है धार्मिक पाखंडवाद या अंधविश्वास। इसके चक्कर में कई लोगों ने तो अपने रिसोर्सेज तक को डोनेट कर दिया है। जो उनके रिसोर्स हैं, जिसे हम ज़मीन कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, या जो ह्यूमन रिसोर्स है, या अपने लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा, वो मेटेरियलिस्टिक सोच डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। मेटेरियलिस्टिक सोच का मतलब ये है कि जो हमारा समाज है, जो साइंटिफिक थिंकिंग है, वैज्ञानिक सोच है, ये विकसित करने की ज़रूरत है। अगर इस सोच के साथ बहुजन समाज सोसाइटी में एक्ट नहीं करता है तो ये नुकसान होगा। अब इसको मैं उदाहरण से समझा देता हूँ कि 78 साल 78 ईयर्स आज हमारी आज़ादी को हो गए, आज़ाद हुए 1947 के बाद। और जो अंबेडकर जी ने जिस संविधान की रचना की, जिस संविधान का ड्राफ्ट रेडी किया, कि इस ड्राफ्ट में जितने वंचित समाज के लोग हैं, जितने पिछड़े समाज के लोग हैं, और स्पेशली जो हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड है, जिसका सबसे बड़ा कारण दरअसल धार्मिक है, तो इनको भी सम्मान मिले, हिस्सेदारी मिले, उसके हिसाब से इनको भी विशेषकर राजनीति में, या फिर अभी बात हो रही थी कि किस तरीके से हमारे सैकड़ों गांव रहते हैं, एक एक ज़िलों में आप चले जाएं तो सैकड़ों गांव हैं और आबाद गांव हैं, लेकिन आप अगर जब सिस्टम में आएंगे, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाइए, उसी इलाके के थाने में चले जाइए, उसी इलाके के तहसील में चले जाइए, कलेक्ट्रेट में चले जाइए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कहीं भी चले जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ जाने के बाद ये लोग अल्पसंख्यक हैं। जो बहुजन समाज है ये अल्पसंख्यक है। तो अब ये समझने की बात है कि ये हिस्सेदारी इन 78 सालों में भी हम पूरी क्यों नहीं कर पाए कि कम से कम 50% तो हम रहें। अब हमने जिस स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, हमने देखा है, अब इसको हमको कहने में संकोच नहीं है, बाकी लोग भी के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि मैंने कई बार बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, पर मुझे जिस प्रोत्साहन की ज़रूरत थी वो प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि मेरा टीचर, मेरा प्रिंसिपल बहुजन समाज से नहीं था। उसने उसको प्रोत्साहित किया जिसके नंबर बिलो एवरेज थे, 40%, 42%। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो फीडिंग हमारे बच्चों में होती है, जो नाबालिग बच्चे हैं, जो बच्चे 18 साल से कम है, उनके अंदर जो इनकरेजमेंट है, बचपन से ही डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसको या आगे अच्छा परफॉर्म करना है, तो एजुकेशन में भी बहुत डिस्करेजमेंट है जो बहुजन समाज के बच्चे हैं। और ये मैं शहर की बात कर रहा हूँ, गाँव की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ, उसका उदाहरण आपको देता हूँ। उसमें एक NFS की एक बीमारी आई है जिसको बोलते हैं नॉट फाउंड सुटेबल, यानी उपयुक्त नहीं पाया गया। अक्सर नौकरियों में जब इंटरव्यू होता है या जब मेरिट बनाई जाती है सिलेक्शन के लिए, चयन प्रक्रिया में, तो एक क्लॉज उसमें रिमार्क लगाया जाता है कि नॉट फाउंड सुटेबल, इस सीट के लिए यह व्यक्ति उपयुक्त नहीं पाया गया। और यह बीमारी कैंसर की तरह लगभग दिल्ली से लगाए केरला तक पहुंच चुकी है, और इसके पीछे काम करता है अपर कास्ट माइंडसेट, कि जो OBC के लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं, ये काबिल नहीं है, ऐसा उनकी सोच है। इस सीट को, भले रिजर्व सीट है, पर उसको वो खाली रखते हैं, ये कह के कि ये सीट पर उपयुक्त नहीं पाया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में 50 से ज़्यादा, JNU, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश के कई यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज, मध्य प्रदेश सहित जितने भी, छत्तीसगढ़, लगभग सारे स्टेट्स में ये नॉट फाउंड सुटेबल करके सीटों की जो है लूट मार की जा रही है। मैं तो इसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि जो रिजर्व सीटें हैं, जो SC ST OBC कोटे की सीटें हैं, इन पर सीधे सीधे इनकी हकमारी हो रही है, इनकी लूट मार हो रही है। और इससे बचने का उपाय क्या है? हम तो चर्चा करते रहते हैं भाई हर दिन की समस्याओं पर, किस तरीके से हम इसका निदान करें। तो हमको ये समझने की बात है कि हमारी संख्या 85% से ज़्यादा है,
और हमारी जो अगर अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 27% का रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है। इंदिरा साहनी केसेस में 1992 में 50% का कैप लगा करके ये सुप्रीम कोर्ट का वेरिडिक्ट है कि जो रिजर्वेशन है वह 49.5% तक दे सकते हैं। लेकिन अब व्यवहारिकता समझिए कि आज 10% EWS आने के बाद यह रिजर्वेशन जो है 60% तक पहुंच चुका है। इसमें भी अगर आप NFS लगाएंगे OBC के साथ, जिसकी 27% की रिजर्वेशन है, जो कि आबादी में ही 50% से ज़्यादा है, तो ये अन्याय है कि नहीं। और आम जो SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, या मेरे जैसे प्रोफेसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, सब लोग हैं, लेकिन ये नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल वही जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि जब आप सिस्टम में पहुंचेंगे, जब जुडिशरी में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी जाएंगे, तो आप वहाँ पर अल्पसंख्यक भी हो जाएंगे। जैसे ही आपका कोई केस लगेगा कोर्ट में, आप कोर्ट में जाएंगे, आपका वकील अपर कास्ट होगा, फिर आपका पेशकार अपर कास्ट होगा, आपका जज भी अपर कास्ट होगा, और आपका रिव्यू अफसर और जेलर भी अपर कास्ट ही होगा। तो रिसोर्स जो है में हिस्सेदारी ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी मुद्दा है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, हमसे बाद में आज़ाद हुए, आज कहाँ पहुँच गए, और हमारे देश में आज भी जो धार्मिक कर्मकांड, जो मानसिक गुलामी और अपने महापुरुषों को सम्मान न देना, उनकी किताबों को न पढ़ना, उनके विचारों को न जानना और व्यवहार न करना, वैज्ञानिक सोच विकसित न करना, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हम प्रोपेगेंडा के पीछे भाग रहे हैं? या गांव में एक आदमी को बुला करके हमारे जन्म के मुहूर्त का पता नहीं, मरने का मुहूर्त का पता नहीं, पर हर काम करने के लिए मुहूर्त ढूंढते रहते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे कौन सा ऐसा माइंडसेट है, कौन सी ऐसी मानसिक गुलामी है जिसके चक्कर में हम इसको फंसे हुए हैं? तो आज लगभग पूरे पार्लियामेंट का, पूरे आप देखें तो पार्लियामेंट की सूरत बदल चुकी है, और लगभग जो पीडीए समाज है, जो पिछड़े दलित समाज के सांसद हैं, अच्छी संख्या में आ चुके हैं, और आपको थोड़ी बहुत हलचल पार्लियामेंट में भी दिख रही होगी। तो एक अच्छा मौका, एक अच्छा समय हमारे पास है कि किस तरीके से हम और अपने जो नुमाइंदे हैं, जो संसद और पार्लियामेंट में हैं, और जो नुमाइंदगी कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में, या पुलिस अफसर के रूप में, कैसे इनके ऊपर अपनी जागरूकता के हिसाब से, इनकी मदद से किस तरीके से हम अच्छा परफॉर्म करें और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में अपनी हिस्सेदारी को 90% से ज़्यादा लेकर जाएं, ताकि हम अपने साथ हो रहे अन्याय से बच सकें। अभी अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, मध्य प्रदेश का था, कटनी का, एक दलित समुदाय के बच्चे और उसकी मां के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई। आप देखें, ये जो बर्बरता है, दरअसल ये जो दुर्भावना है दलितों के प्रति, ओबीसी के प्रति, माइनॉरिटीज़ के प्रति, उनके प्रति जो दुर्भावना है वो परिलक्षित होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि आप सिस्टम में नहीं हैं। आप दरअसल कहीं जो फॉर्मल सेटअप है, मैंने पहले ही कहा, जैसे थाने हैं, जैसे कचहरियाँ हैं, तहसील हैं, इसमें आपकी संख्या नहीं है, विश्वविद्यालय है, इसमें संख्या आपकी नगण्य है। इसलिए आपके साथ इस तरह का न्याय हो पाता है। जो शासक करने वाले लोग हैं वो हमेशा से ही इनकी संख्या बहुत कम रही है, आज से नहीं, लगभग हिस्टोरिकली आप देखें, बहुत पहले से भी अगर आप देखें तो ये जो मनु व्यवस्था थी, मनु व्यवस्था भी ऐसा थोड़ी है कि रातों रात इसको इम्प्लीमेंट किया गया। मनु व्यवस्था दरअसल ये एक जैसे आज ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ठीक इस तरह एक मनु की व्यवस्था है, जिसको जनरेशन वाइज और पीरियड वाइज जो किंगडम थे, इन लोगों ने इसको इम्पोज किया है। और इसको इम्पोज किया, सोसाइटी को ऐसा बनाया कि एक ऐसा वर्ग जो SC STs है या जो OBC है, यह संसाधनों से वंचित रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी वंचित रहे, और उसको मीनियल ऑक्यूपेशन में अपने आप को इंगेज रखे। मीनियल ऑक्यूपेशन का मतलब है कि जैसे जो सैनिटेशन का वर्क है, या जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जितने छोटे छोटे काम हैं इसमें ही रहे, और वो कभी हिस्सेदारी की मांग न करे। और यही रीज़न है कि आज भी अगर आप देखें तो जो हमारी जेल हैं, तिहाड़ जेल है, आप देख लीजिएगा, रोहिणी जेल है, या डिस्ट्रिक्ट में कोई भी जेल देख लीजिएगा जाकर, आपको 90% के आसपास जो कैदी मिलेंगे वो SC मिलेंगे, ST मिलेंगे, OBC और माइनॉरिटीज़ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई लीगल सर्विसेज के लिए पेड करने के लिए पैसा नहीं है, और इनके केस को लड़ने के लिए इनके पास कोई संसाधन नहीं है, और ना ही इनके लोग थाने से लगाए जेल तक इनके लोग कहीं हैं। इसलिए ये जेलों में बंद हैं, और कई तो उसमें इनोसेंट हैं, जो निर्दोष हैं, जो सालों से उसमें सड़ रहे हैं।
ज़मानतें तो बड़े बड़े गंभीर केसों में भी एक घंटे में 2 घंटे में मिल जाती है, शाम तक मिल जाती है। लेकिन दलितों और ओबीसी के साथ दुर्भावनावश, मैंने अभी कटनी का आपको एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उनकी पिटाई कैमरे के सामने की गई, और वो वीडियो घूम रहा है, सबके व्हाट्सएप में घूम रहा होगा अभी भी। तो ये तो एक उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं आपको बताने के लिए। तो आज भी समता और न्याय की स्थापना सबसे बड़ी चुनौती है, और इसको स्थापित करने की सारी जिम्मेदारी मूल निवासियों के ऊपर है। इस कार्यक्रम के आयोजन कर रहे जितने भी आयोजक हैं, मेरा मानना है कि उनकी ये मंशा होगी कि कम से कम जो मूल निवासी हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, वो जागरूक हों, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, उसको लेकर के वो व्यवहार करें, और अब से भी वो जग जाएं। अभी भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के महत्व को नहीं समझ पा रहे, अपने रोल को नहीं समझ पा रहे, और जो उनके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, जो अग्रणी लोग हैं, जो फ्रंटियर लोग हैं, उनके सम्मान में या उनके कम से कम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसमें अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। तो इसमें एक सक्रिय सहभागिता अपनी निभा करके वो भी समता और न्याय की स्थापना में मदद कर सकते हैं। और ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, ये अपने परिस्थिति को बदलने के लिए, अपनी दशा को बदलने के लिए ये लड़ाई सदियों की है। ये निरंतर संघर्ष करने से ही हासिल हो सकती है, ये छोटा काम नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।